जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे श्री रतन टाटा जी को, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये बहुत ही आइकॉनिक पर्सनालिटी थे इंडिया के। आप सभी को पता होगा कैसे कैपिटलिस्ट मॉडल जो बिजनेस का प्रेवलेंट था उसको हटा के इन्होंने सोशलिस्ट मॉडल लाया। सोशलिस्ट मॉडल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट पे ही नहीं बल्कि गुडविल पे, बल्कि औरों को साथ लेके चलने वाली बात थी सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ बिजनेस में। तो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये श्री रतन टाटा जी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और हाल ही में आप जानते हैं 9 अक्टूबर को शाम को इनकी मृत्यु हो गई, जो कि भारत के लिए एक इररिपेयरेबल लॉस है। ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट शायद ही अब इंडिया को देखने को मिले। तो इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग इनको बहुत अपने दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश करेंगे। इनका फुल नाम था रतन नेवल टाटा। ठीक है, इनका रतन नेवल टाटा टाटा जी का पूरा नाम था। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इनका बर्थ हुआ था 28 दिसंबर 1937 को। और इनको ये जब पास हुए कल यानी तो तारीख थी 9 अक्टूबर 2024। बात करते हैं इनके करियर की, तो ये टाटा ग्रुप को ज्वाइन किए थे 1961 में एट टाटा स्टील। तो ये टाटा स्टील को ज्वाइन किए थे शॉप फ्लोर में। फिर ये चेयरमैन बनते हैं 30 साल बाद 1991 में। और उसके बाद इन्होंने मेजर बिजनेस मूव्स किए, जैसे इन्होंने एक्वायर किया टेटलिटी को, जैगवार जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, लैंड रोवर को एक्वायर किया, ये भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोरस स्टील को एक्वायर किया। इन्होंने लखटकिया जो उस समय जानी जाती थी 1 लाख की गाड़ी टाटा नैनो को इंट्रोड्यूस किया। इनोवेशन और यंग टैलेंट को एम्पावर करने में इनका खासा योगदान है। इन्होंने लगभग 30 स्टार्टअप्स में अपने इन्वेस्टमेंट किए, जैसे स्नैपडील, टी बॉक्स, कैश करो, ओला कैब्स, शियोमी। ये सारे कुछ स्टार्टअप अर्ली स्टेज के स्टार्टअप से जिनको फंडिंग मिली थी श्री रतन टाटा जी द्वारा। फिलैंथ्रोपी में इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं था। इन्होंने लगभग 70 मिलियन डोनेट किया था टाटा हॉल एट यूसी सैन डिएगो को जेनेटिक्स रिसर्च के लिए। टाटा स्कॉलरशिप फंड इंस्टीट्यूट की थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन एमआईटी में। और अल्जाइमर से रिलेटेड जो रिसर्च हो रही थी, अल्जाइमर एक एजिंग डिजीज़ है, तो उससे रिलेटेड जो रिसर्च थी उनको सपोर्ट किया गया था। इनकी जो मेंबरशिप थी ये बहुत ही डाइवर्स थी। ये प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री में एक पार्टिसिपेंट थे। इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बोर्ड्स में और कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के बोर्ड्स में सर्व किया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। इनको श्री रतन टाटा जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में। फिर महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था 2006 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में। ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था 2009 में। फिर ऑनररी राइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था 2014 में। कमांडर ऑफ लेजियन ऑफ ऑनर इनको दिया गया था 2016 में। असम वैभव अभी हाल ही में 2021 में। और लास्ट अवार्ड इनको जो होल्ड किया था इन्होंने, ऑनररी ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 2023 में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो भी लेगेसी है उनको हमारे जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनको कैरी करें। इनकी जो विजन थी, इनका जो ड्रीम था, उनको फुलफिल करने में हम सब भारतवासी एकजुट होके इनकी जो भी विजन रहा है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। तो हम लोग बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, जिसको पूर्ण हुए 3 साल हो गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आयुष्मान भारत जो आरोग्य योजना है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और एक तरीके की इस गवर्नमेंट की या बीजेपी गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम के रूप में उभर के आई है। तो इसके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है हम लोग के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्च डेट क्या है। तो आपको डेट स्पेसिफिकली याद रखनी है, क्योंकि अभी यूपी पुलिस में कई क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनमें स्पेसिफिकली पॉलिसीज़ की डेट पूछी गई थी, स्कीम्स की डेट पूछ ली गई थी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉन्च डेट कब थी? 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था। 27 सितंबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था और 27 सितंबर 2024 को इसने 3 साल पूरे कर लिए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल से क्या यहाँ मतलब है कि जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं हमारे वो सब डिजिटाइज कर दिए जाएँ, जिससे क्या होगा, जिससे जो हेल्थ केयर सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी है, एफिशिएंसी है और ट्रांसपेरेंसी है, तीनों ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म्स लिखे हैं। ये क्यों आया है, ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का उसकी एक्सेसिबिलिटी,
एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इनहेंस हो। ठीक है, तो ये ये जो तीन कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं भी डिस्क्रिप्टिव चीज में यूज करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका इमरजेंस कहाँ से हुआ, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इसका जिक्र हुआ था। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में एक ऐसे प्लान की बात की गई थी जिसमें इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटाइज करने की बात की गई थी, और ये पार्ट है आयुष्मान भारत का। नाम से ही समझ में आ रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, तो ये पार्ट है आयुष्मान भारत का। इसमें क्या पर्पज है, इसमें एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाती है ताकि जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो एकदम आराम से सेफ रहे और सिक्योर रहे और समय पड़ने पे उनको शेयर किया जाए। ठीक है, तो ये एक यूनिक हेल्थ डिजिटल आईडी मिल जाती है, जैसे आपकी आधार आईडी है वैसे एक आभा आईडी हो जाती है। ठीक है, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर मिलती है। इस पर्पस के लिए सबसे टॉप परफॉर्मिंग हॉस्पिटल कौन सा रहा है, तो नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इंप्लीमेंट करने के लिए टॉप परफॉर्मिंग हॉस्पिटल का अवार्ड दिया गया था। ये बात हल्का सा याद रखिएगा। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का फॉर्म हुई थी, तो 23 मई 2018 को ये फॉर्म की गई थी ताकि आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दोनों ही अच्छे से इंप्लीमेंट किए जा सके। ठीक है, अभी सीईओ कौन है, तो एलएस छांगसान साहब है। ठीक है, एलएस छांगसान साहब जो है ये अभी सीईओ है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की हाइलाइट्स हैं, 67 करोड़ लगभग 67 करोड़ आभा आईडी क्रिएट हो चुकी हैं, 42 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स लिंक्ड हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है, और डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स पे भी काफ़ी फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की थी। अब हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। ठीक है, अन्यथा हमारी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी नहीं रखनी है। जितना जहाँ से चीज़ें हो सकती हैं समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका समय कम खर्च हो और अपनी रीच बढ़ती चले। ठीक है, रीच मतलब हमारे कंटेंट की रीच बढ़ती चले। ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ लें कम से कम समय में। तो यहाँ हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करेंगे, जिसको पीएमजे के नाम से जाना जाता है। ये बीजेपी सरकार की बहुत ही बेहतरीन स्कीम रही है। ये कब लॉन्च की गई थी, ध्यान दीजिएगा, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं, वो जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आराम से दी जा सके। ठीक है, तो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो बाय वन एंड ऑल, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, साथ ही साथ हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, कवरेज क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ प्रोग्राम है। कितना कवर करता है, तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। याद रखिएगा, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं है ये सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, जिसमें 5 लाख तक की जो चीज़ है वो आपको 5 लाख की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुफ्त दी जाएंगी पर फैमिली। ठीक है, पर फैमिली, पर हेड नहीं, याद रखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पर फैमिली 5 लाख रुपए फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन, सॉरी, 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, बेनिफिशियरीज लगभग 10 करोड़ हो चुके हैं। कहाँ से इनको आइडेंटिफाई किया गया है, तो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा आया था, उसके बेसिस पे 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया था और उनको ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका बेसिस क्या है, आइडेंटिफिकेशन का बेसिस क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का। ठीक है, प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, तो लगभग 1400 मेडिकल प्रोसीजर्स जो हैं ये इसमें कवर्ड हैं, इंक्लूडिंग प्री हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, रूम चार्जेस, फिजिशियन, सर्जन फीस, आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर चार्जेस। तो इतने तरीके के चार्जेस इसमें कवर है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ये लागू की गई है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई डायबिटिक है, किसी को पल्मोनरी डिजीज है, किसी को हार्ट कार्डिया की कुछ दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें भी कवर्ड होंगी। ऐसा नहीं है कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनको नहीं कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कवर की जाएंगी।
Pre and post hospitalization coverage covers 3 days of pre hospitalization and 15 days of post hospitalization expenses। ठीक है, तो जैसे आप हॉस्पिटलाइज हुए उसके 3 दिन का जो भी एक्सपेंस होगा और हॉस्पिटलाइज होने के बाद 15 दिन के आगे का जो एक्सपेंस है वो कवर किया जाएगा सरकार द्वारा, इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अभी हमने देखा कि एलिजिबिलिटी कहाँ से डिसाइड हुई है, तो एलिजिबिलिटी डिसाइड हुई है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा ऑफ 2011 से। और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज पे, अगर फैमिली में 7 लोग हैं तो सातों को मिलेगा, फैमिली में 2 ही लोग हैं तब भी मिलेगा, कोई एज में बार नहीं है, कोई भी जेंडर में बार नहीं है। फंडिंग स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है किसी भी स्कीम का, तो देख लेते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60-40 का रेशियो है ज़्यादातर स्टेट्स के लिए। ठीक है, 60 रुपये, अगर 100 रुपये आ रहा है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 60 रुपये जो है वो सेंट्रल सेक्टर देगी और 40 रुपये जो है राज्य सरकार देंगी। 90:10, 90:10 कहाँ के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए। ठीक है, और 100% सेंट्रल फंडिंग है यूनियन टेरिटरीज के लिए विदाउट लेजिस्लेचर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं, तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैशलेस होगी और पेपरलेस होगी। कैशलेस क्यों होगी, क्योंकि जो जन धन योजना के अंदर जो कार्ड मिला है वो यूज़ हो सकता है। पेपरलेस क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने देखा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स पेपरलेस हो गए हैं। ठीक है, और कैशलेस हो गए हैं। ठीक है, पोर्टेबिलिटी है, ये कोई भी इसको बदलाव कर सकता है अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को, इससे जोड़ सकता है। ठीक है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ले सकता है कहीं भी, ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के ही हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, आप जाके तमिलनाडु में ये सर्विस अवेल कर सकते हैं, आप नागालैंड में जाके ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्टेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो कि गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, उनको बदला जाएगा किसमें, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में। इसी के साथ साथ 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भी इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। ठीक है, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। फिर प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र अपॉइंट्स किए गए हैं, ताकि क्या अपॉइंटमेंट हुआ है आरोग्य मित्र का, ताकि अगर कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताएंगे। ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट को अवेल करना है, कौन से ट्रीटमेंट को अवेल करना है, कहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट होगा, ये सारी बातें बताएंगे। तो लगभग 3519 आरोग्य मित्र को ट्रेन कर दिया जा चुका है, ताकि वो हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स के तौर पर अच्छे से काम करें। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, आपने देखा ही कि कैसे पेपरलेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड किया गया है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसने अभी 3 साल कंप्लीट किए, इसके बारे में हम लोग ने बात की। एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता था वो अब कम हो गया है, फाइनेंशियल रिस्क जो होता था हेल्थ एक्सपेंडिचर के बढ़ने से वो भी थोड़ा सा रुक गया है या कम हो गया है, मिटिगेट हो गया है। 6 करोड़ लोगों को लगभग डायरेक्ट लाभ मिला है इससे। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन कौन सी है, तो हमने देखा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो 2018 में बनी थी, और क्योंकि हेल्थ स्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए स्टेट हेल्थ एजेंसीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इन अलायंस विद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसीज आपस में मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो यहाँ ये जो बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसकी 9th एनुअल मीटिंग हुई है, 9th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई है। ठीक है, 9th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB कहाँ पे हुई है, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ हुई है, समरकंद उज्बेकिस्तान में ये 9th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुई है। थीम क्या रही है, तो थीम रही है बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन गवर्नर जो हैं शक्तिकांता दास साहब, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। फोकस क्या है, कैसे रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। ठीक है, इंडिया का क्या रोल है AIIB में, तो इंडिया का रोल है कि ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अभी ये सारी बातें हम लोग करेंगे। उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते हैं, तो उज्बेकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब्दुल्ला एरिपोव हैं। कैपिटल कौन सी है, कैपिटल है ताशकंद, और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। ठीक है, उज्बेकिस्तानी सोम, सोम याद रखिएगा बस। ठीक है, कई बार करेंसी और नेशनलिटी या करेंसी या नेशंस को
मैच करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पहले AIIB के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उज़्बेकिस्तान की फिजिकल लोकेशन देख लेंगे, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कब आया था? 2016 में बना था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है, ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल है 100 बिलियन टोटल कैपिटल है, ठीक है। और हर इंसान हर कंट्री को लगभग 20% पे करना है, ठीक है। इंसान हर कंट्री को लगभग 20% पे करना है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? ऑब्वियसली चाइना है, जिसका पास 26.61% है। सेकेंड नंबर पे इंडिया है, जिसके पास 7.6% है, ठीक है। और उसके बाद रशिया है, जिसके पास 6.01% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। जर्मनी के पास 4.2 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नाम में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है तो सिर्फ एशियन नेशन से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि जर्मनी भी इसका हिस्सा है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया की कितनी शेयर होल्डिंग है? तो 7.6 शेयर होल्डिंग इंडिया की है, ठीक है। रीजनल मेंबर्स वोटिंग पावर, जो रीजनल मेंबर्स हैं, एशिया के जो मेंबर्स हैं, उनके पास 75% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एशिया नाम नहीं है तो फिर कोई भी कितना भी वोट कर सकता है। 75% जो टोटल वोटिंग पावर है, क्योंकि ये रीजनल बैंक है इसलिए रीजन के पास ये पावर है, वोटिंग पावर है, ठीक है। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, वाटर है, अर्बन डेवलपमेंट है। ये सारे सेक्टर्स में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाम में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर, अर्बन डेवलपमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। टोटल लोन्स टू इंडिया, सबसे ज़्यादा लोन्स जो है इंडिया को गए हैं। लगभग 28% जो टोटल AIIB के लोन्स हैं वो इंडिया पे आए हैं, ठीक है। इंडिया को सबसे ज़्यादा लोन मिला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अंतर्गत। एनुअल मीटिंग कहाँ कहाँ हुई है? तो बीजिंग में 2016 में हुई थी, जेजू में 2017 में, मुंबई में भी हो चुकी है 2018 में, लग्जमबर्ग मतलब एशिया से बाहर 2019 में, वर्चुअल हुई थी 2021 में, और अब हो रही है 2024 में उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन इंडिया का देख लेते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ AIIB लोन्स। हमने अभी देखा लगभग 28% जो है इंडिया के पास लोन आया है AIIB का, ठीक है। तो लगभग 28% जो है इंडिया के पास लोन है। कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये लोन देख लेते हैं। तो ये लोन यूज़ हो रहा है बैंगलोर की मेट्रो बनाने में, गुजरात की रूरल रोड्स में, आंध्र प्रदेश के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को डेवलप करने के लिए यहाँ पे AIIB का लोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटिंग राइट्स देख लेते हैं। तो वोटिंग राइट्स हैं, हमने देखा था अभी, वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स के हिसाब से हैं। 26.61% जो है चाइना के पास है, इंडिया के पास 7.6% है, रशिया के पास 6.01% है, और जर्मनी के पास 4.2% है, ठीक है। रीजनल मेंबर्स के पास हमने देखा 75% वोटिंग पावर है, ठीक है। चलिए अब उज़्बेकिस्तान के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में उज़्बेकिस्तान का मैप है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो नॉर्थ से शुरुआत करते हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे। सबसे नॉर्थ में है कजाकिस्तान, ठीक है। नॉर्थ में कौन है? कजाकिस्तान है। ईस्ट में किर्गिस्तान है, ईस्ट में किर्गिस्तान है। साउथ ईस्ट में तजाकिस्तान है। साउथ में अफगानिस्तान है। वेस्ट और साउथ वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान है। और नॉर्थ वेस्ट में भी कजाकिस्तान है, ठीक है। तो पूरा नॉर्थ और पूरा नॉर्थ वेस्ट जो है कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। घेरा गया है उज़्बेकिस्तान को। किर्गिस्तान ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है टेक्निकली। ईस्ट में तजाकिस्तान है, साउथ में अफगानिस्तान है, और साउथ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कहाँ लिखा है। तो ये क्या है? ये लैंडलॉक्ड स्टेटस है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो भी कंट्रीज हैं इनके इर्द गिर्द उज़्बेकिस्तान के, वो क्या है? वो भी लैंडलॉक्ड है, वो भी क्या है? लैंड से घिरी हुई है, उनका कोई भी एक्सेस नहीं है सी पे, ठीक है। इसीलिए ये डबल लैंडलॉक कंट्रीज है, ठीक है। तो हमने देखा कजाकिस्तान नॉर्थ में है, किर्गिस्तान नॉर्थ ईस्ट में है, ताजिकिस्तान साउथ ईस्ट में है, अफगानिस्तान साउथ में है, और तुर्कमेनिस्तान साउथ वेस्ट में है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद है। लेक कौन कौन से हैं? तो अचकोल लेक है, अक्साकोल लेक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एरल लेक। एरल लेक ये देखिए आप यहाँ से, एरल लेक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे रेड सर्किल हो रहा है, एरल लेक है। वो किसके साथ शेयर करा जा रहा है? तो कजाकिस्तान के साथ। कौन कौन शेयर कर रहा है? उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान शेयर करते हैं एरल। तो यहाँ हम एरल सी देख रहे थे। एरल सी जो है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच शेयर किया जाता है। और कुछ लेक्स हैं यहाँ पे, ये देखिए लेक आयरकुल है, ठीक है। लेक आयरकुल है ये।
अरनसे लेक है, आयर कलार लेक है और लेक आयदार है। ठीक है, इतना आपको नहीं याद रखना है, बस आप एरल सी पे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरल सी, क्योंकि ये शेयर किया जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच ये शेयरिंग हो रही है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का क्या है? एल्पो एल्पोमिश ठीक है, एल्पोमिश पीक जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है, और लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ का सरीकामिश कुली, सरीकामिश कुली। ये उज्बेकिस्तान ताशकंद की मतलब ताशकंद उज्बेकिस्तान की ये कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बाउंड्रीज भी देख ली। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की, जो कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच साइन हुई है। ध्यान दीजिएगा, किसके किसके बीच साइन हुई है? तो इंडिया और यूएई के बीच साइन हुई है। इसमें की चेंज आपको नोटिस करना है, क्योंकि की चेंज से ही अगर क्वेश्चन पूछना है तो की चेंज से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या किया गया है? आर्बिट्रेशन पीरियड को घटाकर 3 साल कर दिया गया है। पहले 5 साल था, वो घटा के अब 3 साल कर दिया गया है। ठीक है, ये आर्बिट्रेशन पीरियड है, मतलब आर्बिट्रेशन के लिए जाया जा सकता है अब 3 साल बाद। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, दो देशों के बीच साइन होती है, दो देश आपस में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक दूसरे देश में। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के खिलाफ है, या कोई भी ऐसी ट्रीटी, कोई भी ऐसा प्रोविजन है इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जो कि कंप्लाई नहीं कर रहा है ट्रीटी के प्रोविजन से, तो क्या होता है? आर्बिट्रेशन में चली जाती है केसेस। ठीक है, तब क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर के पास या इंडिपेंडेंट एडवोकेट के पास जाते हैं, जिसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जो दोनों पार्टियों की बातें सुनता है और एक इंडिपेंडेंट विचार अपना आगे रखता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन आगे रखता है। ठीक है, तो अब आर्बिट्रेशन की जो अवधि है वो 5 साल से घटा के 3 साल कर दी गई है। अब 3 साल के अंदर ही क्या हो सकता है? आर्बिट्रेशन के तरफ रुख किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है किसको? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को, शेयर्स को, बॉन्ड्स को। ठीक है, तो यही एक मेन जो है, यही की चेंज है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में, कि जो आर्बिट्रेशन पीरियड है वो 3 साल के अंदर अब अवेल किया जा सकता है 5 साल की जगह। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स कैन सीक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इफ डिस्प्यूट्स आर अनरिजॉल्व विद इन 3 ईयर पीरियड। ठीक है, तो 3 साल तक क्या होगा? आपस में देखेंगे कि भाई बात सही निपट जाए, बात हो जाए, सारी चीज़ें निपट जाए। पर अगर नहीं होता है 3 साल के भीतर, तो क्या होगा? तो जो पार्टीज हैं वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को अप्रोच कर सकते हैं कि हमारी आप बात यहाँ पे संभालिए, और जो भी इंडिपेंडेंट फैसला होगा हम लोग को स्वीकार्य है। ठीक है, तो ये बात है की चेंजेस में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की, जो कि साइन हुई है इंडिया और यूएई के बीच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने जो लोन दिया है, $7 बिलियन का बेल आउट लोन दिया है, उसमें क्या किया गया है? उसमें टैक्स को बढ़ा दिया गया है 40% तक, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे हैं। ठीक है, तो आईएमएफ जब भी लोन देगा वो बहुत ही हार्श कंडीशनैलिटीज़ के साथ देगा, ऐसी कंडीशंस लगाएगा जो काफ़ी हार्श होंगी, जिनमें क्या है, जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनमें रोष व्याप्त होगा, जिसकी वजह से वो लोग विद्रोह करेंगे। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बेल आउट है $7 बिलियन का, उसमें वो किस कंडीशन पे दिया गया है? तो वो 40% टैक्स बढ़ाने की कंडीशन पे ये बेल आउट दिया गया है, जिसकी वजह से वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, द टैक्स हाइक एम्स टू स्टेबलाइज इकोनॉमी अमिड सोरिंग इन्फ्लेशन एंड ड्विंडलिंग फॉरेन रिजर्व्स, पुशिंग बेसिक नेसेसिटीज आउट ऑफ रीच फॉर मैनी सिटीजंस। ठीक है, तो बस आप हल्का सा ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स है, वहाँ पे जो कर की लागत है, उसको बढ़ा के कर दिया गया है लगभग 40% तक। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो $7 बिलियन का बेल आउट इसी कंडीशन पे दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक और मुल्क की, पड़ोसी मुल्क की, जिसका नाम है बांग्लादेश, जहाँ पे वैसे ही काफ़ी उपद्रव मचा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है? अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए एक संस्था बनाई है या एक कमीशन बनाया है। ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है बाय बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें टोटल मेंबर्स 9 हैं, और चेयरपर्सन है इसके अली रियाज। ठीक है, अली रियाज इसके चेयरपर्सन होंगे, जो कि बांग्लादेशी अमेरिकन प्रोफेसर है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो भी करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको रिफॉर्म किया जाएगा, ताकि रिप्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव डेमोक्रेसी लाई जा सके। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है, वही है, जहाँ पे रिलीजन हावी हो जाता है वहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये भी शरिया कानून लाएंगे, जैसे पाकिस्तान में है। ठीक है, वैसे ही सारे ऐसे कानून आएंगे जो डेमोक्रेसी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। भाई स्वाभाविक है, आप 1971 की वॉर लीजिए, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी वो राइज अप हो गई थी, जिसकी वजह से
शरणार्थी जो है, रेफ्यूजीज जो है इंडिया की तरफ आने लगे थे, और इंडिया को अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा क्या, मतलब भुगतान उसका देना पड़ा था। फिर जाके वॉर हुई, तब जाके इनके हिस्से हुए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के। खैर ये मुद्दा अलग है और हम लोग फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ याद रखना है कि बांग्लादेश ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए कमीशन सेटअप किया है, जिसमें 9 मेंबर्स होंगे, और उस कमीशन के चेयरपर्सन है अली रियाज। ठीक है, अली रियाज। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, थीमेटिक हब्स और टेक्निकल ग्रुप्स फॉर नेशनल क्वांटम मिशन से रिलेटेड। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि थीमेटिक हब्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अंडर थीमेटिक हब्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, और साथ ही साथ टेक्निकल ग्रुप्स स्टैब्लिश किए जाएंगे नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस ये होगा कि क्वांटम रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है एआई इनिशिएटिव्स के अंतर्गत, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 टी हब्स लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, 4 थीमेटिक हब्स लॉन्च किए जाएंगे, कंप्राइजिंग 14 टेक्निकल ग्रुप्स की। ठीक है, कंप्राइजिंग 14 टेक्निकल ग्रुप्स जो हैं वो लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ भारत जैन लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में, जो कि ये वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि एआई जिस पे चलता है। एआई का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो क्या है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, तो ये भारत जन पर्पस क्या है, ये गवर्नमेंट फंडेड एलएलएम मॉडल है, जिसके अंतर्गत क्या है, एआई जो है, एआई पब्लिक सर्विसेज में यूज किया जाएगा यूजिंग इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, जिन्होंने अपना 40th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, 40th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। कब, 20 सितंबर 2024 को। ठीक है, 20 सितंबर 2024 को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 40th रेजिंग डे अपना सेलिब्रेट किया था। ठीक है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया है, ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया है। ठीक है, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट हुआ है, और एक पर्टिकुलर ऐप लॉन्च हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऐप का नाम क्या है, ऐप का नाम है संज्ञान। ठीक है, संज्ञान मैप लॉन्च किया गया है। ठीक है, संज्ञान मैप लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि संज्ञान किससे संबंधित है। ठीक है, संज्ञान किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, संज्ञान किससे संबंधित है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कब बनी थी, 1957 में ये फॉर्म हुई थी, और आर्म फोर्स बनी थी ये 1985 में। ठीक है, आरपीएफ एक्ट के अंतर्गत जो 1957 में आया था, 1985 में ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो आरपीएफ एक्ट आया 1957 में, ये फॉर्म हुई 1985 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। ऑब्वियसली डायरेक्टर जनरल कौन है, मनोज यादव जी हैं, हेडक्वार्टर जिसका न्यू दिल्ली दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमसफ़र पॉलिसी की। तो हमसफ़र पॉलिसी, ये हमसफ़र ट्रेन से रिलेटेड नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक पॉलिसी है, जिसको अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब द्वारा। इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने क्या बताया है इसका ऑब्जेक्टिव, तो इन्होंने कहा है कि जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है इंडिया का, उसको रिवोल्यूशनराइज किया जाएगा। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसको रिवोल्यूशनराइज किया जाएगा। कैसे, हाईवेज को बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करके। ठीक है, हाईवेज को बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करके, उनमें उनकी रोड की क्वालिटी बढ़ा के, ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करके, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी को बढ़ा के, चीज़ें क्या होंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स किया जाएगा हमसफ़र पॉलिसी के अंदर। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रोड रिलेटेड या हाईवे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफेंस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है अभेद। अभेद क्या है, ये एडवांस बैलिस्टिक्स है फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ठीक है, हाई एनर्जी डिफीट के लिए एडवांस बैलिस्टिक्स को डेवलप किया गया है अभेद के नाम से। ठीक है, अभेद के नाम से किसने किसने डेवलप किया है, तो इसमें ऑब्वियसली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो इन्वॉल्व ही रहेगी, साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने ये लॉन्च किया है, या ये मिलके बनाया है अभेद, एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लाइट बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन दिए जाएंगे पर्सनल्स को। ठीक है, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाएंगे जो भी पर्सन सर्व कर रहे हैं डिफेंस में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, किसके साथ मिलके बनाया है, तो डीआरडीओ प्लस आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, आर्मी की नई आर्टिलरी फायरिंग रेंज इनॉग्रेट की गई है, कहाँ पे, तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ईस्टर्न कमांड है, वहाँ पे नई आर्टिलरी फायरिंग रेंज स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट आर्टिलरी फायरिंग रेंज इन अ हाई एल्टीट्यूड एरिया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया पे ये
पहली पहली ऐसी फायरिंग रेंज है जो इतने हाई एल्टीट्यूड एरिया पे स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निर्देशक पे। निर्देशक क्या है? ये सर्वे वेसल है। ठीक है, ये सर्वे वेसल है इंडियन नेवी का। ठीक है, कई वेसल्स होते हैं इंडिया के पास, जैसे कुछ पेट्रोल वेसल्स होते हैं, कुछ सर्वे वेसल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, कुछ फ्रिगेट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं इंडियन नेवी के पास। तो जो निर्देशक है ये क्या है? ये सर्वे वेसल है, नाम से समझ में आ रहा है, सर्वे करता है। ठीक है, जैसे पानी के अंदर जाके क्या क्या चीज़ें हैं ये मेजर करता है। ठीक है, डीप वाटर की मैपिंग करता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेस को कंडक्ट करता है, ये सारी चीज़ें सर्वे वेसल करता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? निर्देशक। ठीक है, निर्देशक। ठीक है, किसने बनाया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने बनाया है, जो कि कोलकाता में स्थित है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने ये बनाया है। डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन है? इसको डिज़ाइन किसने किया था? तो इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। ठीक है, डिज़ाइन किया गया था वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा, और बनाया किसने है? शिपयार्ड पे किसने लाया है, बिल्ड किया गया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस शिप कौन सा था? तो आईएनएस संध्याक। ठीक है, आईएनएस संध्याक। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2024 में ही फरवरी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो ऐसे सर्वे वेसल्स हैं, ऐसे 4 वेसल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे 4 वेसल्स बनाए जाएंगे। उसमें से पहला हमने देखा कौन सा था? आईएनएस संध्याक। ठीक है, आईएनएस संध्याक। और सेकेंड कौन है? आईएनएस निर्देशक। डिस्प्लेसमेंट कितना है? लगभग 3400 टन का है, और लेंथ है लगभग 110 मीटर की। पर्पस क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेस को कंडक्ट करना, कोस्टल एंड डीप वाटर मैपिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इंडिजिनस कंपोनेंट मतलब स्वदेशी निर्मित है। लगभग 80% जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यूज हुए हैं, मतलब वो डोमेस्टिक सप्लाईज यूज हुई है, इंडिया से लोकल मटेरियल्स यूज किए गए हैं। जीआरएससी का बैकग्राउंड देख लेते हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का। तो ये 1884 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इवॉल्व फ्रॉम अ स्मॉल प्राइवेट प्लेयर टू की डिफेंस प्लेयर। ठीक है, और ये ऐसा पहला शिपयार्ड है जिन्होंने 100 वॉरशिप्स कंस्ट्रक्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कहाँ पे है? ये कोलकाता में है, और 1884 में स्टैब्लिश किया गया था, और इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया है, बिल्ड किया है निर्देशक को, जो कि सर्वे वेसल है। इससे पहले सर्वे वेसल कौन सा था? तो आईएनएस संध्याक था। टोटल 4 सर्वे वेसल बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 बन चुके हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है केमिस्ट्री का। हमने फिजिक्स का देखा था अपने कल के वीडियो में, और परसों वाले वीडियो में हमने आपको फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल प्राइजेस के बारे में बताया था। और हमने आपको फर्स्ट वीडियो में अपने बताया था, शायद 8 अक्टूबर का वीडियो था, उसमें आपको हमने बताया था कि इंडिया में से कौन कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है इन वेरियस रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में देख लेते हैं किसको नोबेल प्राइज मिला है। तो केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। किसको किसको? डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को, और जॉन एम जंपर को। ठीक है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर साहब को मिला है। किस चीज़ के लिए? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है, जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर को किसने किया था आइडेंटिफाई? तो वाटसन एंड क्रीक ने किया था। ठीक है, उसी तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इन लोग ने आइडेंटिफाई किया है, प्रेडिक्ट किया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इसके लिए इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, डेविड बेकर यूएसए के हैं, डेमिस हसाबिस यूके के हैं, और जॉन एम जंपर यूके के हैं। ठीक है, तो एक यूएसए के हैं और 2 यूके के हैं, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों यूके के हैं और ये यूएसए के हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन कौन है? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर। ठीक है, जॉन एम जंपर, इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। किस चीज़ के लिए? प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है चेन्नई तमिलनाडु में, उनको सर्टिफिकेट मिला है उत्तम का बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, तो ये जो रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है चेन्नई का, इनको एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिला है, एक्रेडिटेशन ग्रेडिंग सर्टिफिकेट उत्तम का मिला है। किसके द्वारा? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा, ये बात याद रखिएगा। ये कब स्टैब्लिश हुई थी रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट? तो 1960 में स्टैब्लिश हुई थी, चेन्नई में स्थित है। ठीक है, इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट DJFA-SLI अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ठीक है, आपको याद रखना है किसको ये एक्रेडिटेशन स्टेटस दिया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने? तो रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट चेन्नई को दिया है। कौन सा ग्रेड मिला है इनको? उत्तम का ग्रेड मिला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, उत्तम का ग्रेड मिला है।